हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। अपनी प्रैक्टिस सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस, बैंक समाधान विवरण और तलपट। ये क्लास आपकी हर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि अगर जहां पर अकाउंटिंग होगा वहां पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस टॉपिक होना ही होना है। ठीक है। इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम प्रैक्टिस तो करेंगे ही क्वेश्चंस की, साथ में हम रिवीजन भी करेंगे। केवल ये प्रैक्टिस नहीं होने वाली है आपकी, हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं, इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम वहीं पर क्वेश्चन के साथ में डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपका प्रैक्टिस तो हो ही जाए, साथ में आपका रिवीजन भी हो जाए, चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से। हमारा ऐप है अफेयर विद बिजनेस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अंदर आपको कॉमर्स से रिलेटेड कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे वो एमपीटीटी 2023 हो, एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट हो, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट हो। उसके अलावा भी कई सारी कॉमर्स से रिलेटेड आपको क्लासेस वहां पर मिलेंगी। आप एक बार डाउनलोड करके वहां पर विजिट कर सकते हैं। क्लासेस के अंदर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस मिलेंगी, वो भी अनलिमिटेड व्यूज के साथ। मतलब आपको जितनी बार चाहे आप क्लासेस देख सकते हैं। आप मोबाइल फोन के अंदर देख सकते हैं और लैपटॉप के अंदर भी देख सकते हैं। हमारे जो नोट्स होंगे वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे। जो भी आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, लगभग हर टॉपिक का आपको स्टडी नोट दिया जाएगा। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा और प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा। आप उसका आराम से प्रिंट लेकर के उसको पढ़ सकते हैं। साथ में आपको एग्जाम तक के लिए आपको सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए जाएंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी, मॉक टेस्ट भी सब कुछ आपको क्लासेस के अंदर दिया जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करके एक बार क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, bank reconciliation statement is prepared so that the difference between the under mentioned balance can be recorded। मतलब बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है, बेसिकली किन बैलेंसेस के डिफरेंसेस को, अंतर को पता करने के लिए बनाया जाता है। तो देखो बीआरएस में समझा देता हूं कि आखिर होता क्या है। तो देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अब है क्या कि जो बिजनेसमैन होता है वो अपने यहाँ क्या मेंटेन करता है, कैश बुक, है ना। कैश बुक के अंदर बैंक से रिलेटेड कौन से ट्रांजेक्शन किस कॉलम में रिकॉर्ड किए जाते हैं। हमने कैश बुक पढ़ा हुआ है ना, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक के अंदर एक कॉलम होता है बैंक, कॉलम के अंदर हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा आपका होता है पासबुक। पासबुक क्या होता है भाई, तो आपके खाते के जो भी लेन देन होते हैं उसको बैंक भी रिकॉर्ड करता है। तो जो बैंक रिकॉर्डिंग करता है, बैंक लिखता है, वो क्या वो हमें किस फॉर्मेट में देता है, पासबुक के फॉर्म में मिलता है। मतलब बैंक द्वारा रिकॉर्ड किए गए ट्रांजेक्शन। अब कई बार क्या होता है, अब है क्या, ये दोनों सेम ही चीजें है ना। ये आप अपने घर पे लिख रहे हो और यहाँ पर आपके ही ट्रांजेक्शन बैंक अपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है और पासबुक बना करके आपको दे रहा है। अब होना क्या चाहिए कि जितना बैलेंस आपके पास आपके कैश बुक के बैंक कॉलम में है, उतना ही बैलेंस पासबुक में होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर बैलेंस 1,000 रुपए है तो पासबुक के अंदर भी बैलेंस 1,000 होना चाहिए, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। हो सकता है पासबुक के अंदर आपका बैलेंस 950 रुपए हो, या हो सकता है ज्यादा हो, है ना। तो बैलेंस चेंज हो सकता है। दोनों में जो ये चेंज है यहाँ पर, अगर 50 रुपए का डिफरेंस है, ये 50 रुपए का डिफरेंस क्यों है, इसी को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्लियर इतनी चीज। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किन दो चीजों के डिफरेंस को पता करने के लिए बनाया जाता है। तो वो है आपका बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का बैंक कॉलम, और दूसरा पासबुक। इन दोनों के बैलेंसेस के जो डिफरेंसेस हैं उनको पता करने के लिए क्या बनाया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इतनी चीज क्लियर है, इन चीजों का डिफरेंस, बैंक सॉरी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और पासबुक, याद रहेगा इतना। चलिए, अब ये डिफरेंसेस होने के कई रीजन हो सकते हैं। जैसे एक टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपने अपने यहाँ तो रिकॉर्ड कर लिया बट अभी बैंक में रिकॉर्ड नहीं है, एंड वाइस वर्सा। मतलब
कोई ट्रांजेक्शन बैंक में रिकॉर्ड हो गया है बट अभी उसकी नॉलेज आपको नहीं थी, तो आपने अपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने आपको एक चेक मिला है ना, और आपने चेक को बैंक में लगा दिया। अब जैसे ही आप मान लीजिए आपने को 500 रुपए का चेक मिला था, आपने बैंक में लगाया, तो आप अपने यहाँ बैंक का बैलेंस बढ़ा लोगे और ये सोचोगे कि आपके यहाँ बैंक का बैलेंस कितना हो गया है, 1500। लेकिन मान लीजिए आपने वो चेक लगाया आपने 28 मार्च को, और आप 31 मार्च का बैलेंस देख रहे हो सकता है चेक क्लियर होने में 3 से 4 दिन कई बार लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं। तो चेक हो सकता है कि मान लीजिए 1 अप्रैल को क्लियर हुआ हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने 28 अप्रैल को जमा किया तो आपने बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन बैंक में चेक क्लियर हुआ 1 अप्रैल को, तो 31 मार्च को तो बैंक का बैलेंस कम ही रह जाएगा, है ना, कितना रह जाएगा, 1000। तो ये एक रीजन हो गया आपका बैलेंस डिफरेंस होने का। ऐसे ही और कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कस्टमर आया, उसने डायरेक्ट बैंक के अंदर पैसा जमा कर दिया, आपको पता नहीं चला, आपको कस्टमर ने मान लीजिए नहीं बताया या लेट इन्फॉर्मेशन दी, तो उस वजह से बैंक में पासबुक के अंदर तो बैलेंस बढ़ गया बट आपके यहाँ बैलेंस कम रह गया, ये डिफरेंस का रीजन हो गया। और भी रीजन है, जैसे बैंक ने सपोज करिए इंटरेस्ट दिया आपको, इंटरेस्ट देगा तो बैंक ने आपके खाते में पैसे जमा कर दिए, आपका बैलेंस बढ़ गया, बट आपको नहीं पता था, तो आपके यहाँ बैलेंस कम रहा। जब आप पासबुक की एंट्री करवा करके लाओगे तब आपको पता चलेगा, तब अपने आप रिकॉर्डिंग करोगे, तब बैलेंस मैच होगा। बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिए, उस वजह से बैलेंस डिफरेंस हो सकता है। आपने अपने किसी सप्लायर को चेक काट करके दिया, अब सामने वाले ने चेक लगाया नहीं, 10 दिन 15 दिन 1 महीने लेट लगाया, है ना, तो चेक आपने इशू कर दिया बट वही पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, इस वजह से भी डिफरेंस हो सकता है। तो ये कई सारे रीजन होते हैं आपका कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस के। और इन्हीं के डिफरेंसेस को पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से, कि ये कब कब बनाया जाता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको डेली बनाना है, वीकली बनाना है, मंथली बनाना है, ईयरली बनाना है, किस पे डिपेंड करता है। सपोज करिए आपके यहाँ पूरे मंथ के अंदर 10 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आपको क्या रहेगा कि आप मंथली बना लो या क्वार्टरली बना लो, हाफ ईयरली बना लो। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें दिन में एक दिन में उसके यहाँ सपोज करिए 10 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, महीने में उसके 100 200 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उस केस में रहेगा कि आप मंथली बनाओ या आप वीकली बनाओ। तो ये आपका कोई पीरियड फिक्स नहीं है, आप मंथली डेली आप अपने जरूरत के हिसाब से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, सर क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है या डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है? तो बिल्कुल नहीं, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट जो आप अपनी कैश बुक की या पासबुक की गलतियों को या दोनों में डिफरेंसेस को पता करने के लिए बनाते हो। ये आपके फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। क्लियर है? तो ये था आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बेसिक चीज है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका बैंक समाधान विवरण है वो किसके बीच के अंतर को सुलझाने के लिए बनाया जाता है। तो देखो, बैंक में शेष राशि और नगद शेष राशि, आरंभ में और अंत में नहीं, आरंभ मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग की बात कर रहे हैं। पासबुक और कैश बुक बैलेंस में अंतर, उपरोक्त में से कोई नहीं, सी आपका आंसर होगा। देखो, पासबुक और कैश बुक बैलेंस में अंतर, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन द पासबुक एंड कैश बुक बैलेंसेस। इन दोनों के डिफरेंसेस को पता करने के लिए आपका क्या बनाया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। टू बी प्रिसाइज बोले तो कैश बुक और कैश बुक का भी कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, नॉन ऑफ द अबव। बी है आपका सही आंसर, इट इज अ पार्ट, सॉरी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यह दोहरा लेखा प्रणाली का पार्ट नहीं है, भाग नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। और ये फाइनल अकाउंट का भी पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू। कैश बुक के अंदर आपका डेबिट बैलेंस है वो किसके बराबर है? तो देखो, एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, नन ऑफ द अबव। सही आंसर, आंसर आपका हो जाएगा, होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बी।
अगर आपके कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस चल रहा है तो पासबुक के अंदर वो क्रेडिट बैलेंस चल रहा होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर आपका कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो पासबुक के अंदर डेबिट बैलेंस चलेगा। कितना क्लियर हुआ कि दोनों में का अपोजिट बैलेंस चलेगा। अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं, देखो ओवरड्राफ्ट क्या होता है या बैड बैलेंस किसे कहते हैं हम, तो देखिए क्या आपका कैश बुक है ना, कैश बुक के अंदर अगर आपका डेबिट बैलेंस तो पासबुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस होगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस बताता है कि आपका पैसा बैंक के अंदर जमा है ना। कैश बुक का डेबिट बैलेंस बताता है कि आपका पैसा बैंक के अंदर जमा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गुड बैलेंस। अगर आपका पैसा बैंक में जमा है इट इज अ गुड, है ना, तो इसीलिए इसको हम गुड बैलेंस बोलते हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस गुड चीज है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गुड होगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीजें है ना, यहाँ पर डेबिट है तो यहाँ पर क्रेडिट होगा। अब अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। इतना क्लियर है। अब एक चीज समझो, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब ये है कि आपने बैंक से लोन ले रखा है, आपको बैंक को पे करना है। आप क्या करने वाले हो, बैंक को पे करने वाले हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट, है ना, क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट एक तरह का आपका क्या होता है, लोन होता है। ये क्या हो गया आपका ओवरड्राफ्ट, आपने पैसे ज्यादा निकाले हुए हैं। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब हुआ कि आपको बैंक को पैसे देने हैं, और पासबुक का यही डेबिट बैलेंस अगर चल रहा है मतलब आपको पैसे देने, ठीक है। इसीलिए अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि बैड बैलेंस चल रहा है, और पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बैड बैलेंस चल रहा है। और ये आपका गुड बैलेंस और बैड बैलेंस आगे आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी काम आने वाला है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि किसको हम गुड बैलेंस बोलते हैं, किसको बैड बैलेंस बोलते हैं, और इसका मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया है, ठीक है। अब इसमें आपको ये होगा कि सर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। आप ऐसा टेबल बनाओगे, अगर कैश बुक का डेबिट है तो सिंपल सी बात है पासबुक का क्रेडिट होगा, जस्ट अपोजिट चलता है। कैश बुक का डेबिट बस याद कर लो कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है मतलब वो गुड बैलेंस है, तो बाकी चीजें उसका जस्ट अपोजिट चलती हैं। कैश बुक का डेबिट अगर गुड है तो कैश बुक का क्रेडिट क्या होगा, बैड बैलेंस। यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, बी, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। नेक्स्ट, बिजनेस रिसीव इट्स, और ये हैंक नहीं बैंक होगा, बिजनेस रिसीव बैंक स्टेटमेंट showing द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ₹7500 ओवरड्रॉन, है ना। तो बैंक स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है, 7500 ओवरड्रॉन बैलेंस दिख रहा है। ओवरड्रॉन मतलब बैड बैलेंस है, और बैड बैलेंस का मतलब ये हुआ कि ये पासबुक के हिसाब से कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, है ना। It is found that there were unpresented checks amounting to ₹1000 and uncredited deposit amounted to ₹500 overdraft as per cash book is, है ना। तो आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। अब देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप वो सारी चीजें याद कर लो, आपको वो तो बुक्स में भी आपको मिल जाएगा कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस दिया है तो इन चीजों को ऐड करेंगे, इन चीजों को हम लेस करेंगे। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम इन चीजों को ऐड करेंगे, इन चीजों को लेस करेंगे। वो है याद करने वाली चीज, उसमें मैं बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता आपकी, उसमें आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प किसमें कर सकता हूं, तो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं, है ना, कॉन्सेप्चुअल बेस, लॉजिक बेस एक तरीका बताता हूं। अगर आपको याद करने वाले तरीके में आप कन्वीनियंट हो तो आप वैसे कर सकते हो, और अगर मेरी ट्रिक से आपको हेल्प मिलती है तो आप इस तरह से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देख लो कि आपको कौन सा बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बैलेंस। एग्जाम के अंदर इतना नहीं लिखना, भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है ना, बैंक स्टेटमेंट से, तो बैलेंस एज पर आपका पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है आपका, और कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस है मतलब बैड बैलेंस है।
7500। अब आपको ऐड करना है और लेस करना है। तो देखिए, हमेशा हम चेंजेस किसके अंदर करेंगे, जो बैलेंस आपको दिया हुआ है। किसके अंदर चेंजेस होगा, जो बैलेंस आपको दिया हुआ है। आप नोट कर लो ये चीज, हमेशा हम चेंजेस कहां पे करने वाले हैं, मतलब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कहां करने वाले हैं, जो बैलेंस आपको दिया हुआ है। यहाँ पर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, लिख लो पासबुक, और ये कैश। बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का, तो हम चेंजेस कहाँ करेंगे, पासबुक के अंदर चेंजेस करेंगे। और चेंजेस हम किसके हिसाब से करेंगे, तो हम कैश बुक के हिसाब से करेंगे। जो बैलेंस हमें नहीं दिया हुआ है हम वैसा बनना चाहेंगे, ध्यान रखना। जो बैलेंस हमें नहीं दिया है हम वैसा बनना चाहेंगे, और जो बैलेंस हमें दिया है उसको हम, उसमें हम चेंजेस कर करके वैसा बनने की कोशिश करेंगे, है ना। यूं समझिए कि कैश बुक को आप मान लोगे कि कैश बुक एकदम सही, जो बैलेंस नहीं दिया हुआ है वो उसको मानोगे कि वो एकदम सही है। जस्ट मानना है ना। ऐसा आर्ग्यू मत करना कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जो नहीं दिया है वो सही है। मान के चलना है कि जो बैलेंस आपको नहीं दिया हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली वो सही है ना। क्या करना है, हमें मान लेना है कि दोनों का बैलेंस बराबर, ठीक है, ये बराबर बैलेंस हो गया। अब इस पर क्या दिया हुआ है, इट इज फाउंड दैट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक अमाउंटिंग टू ₹1000, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने चेक इशू किया बट वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक आपने इशू किया बट वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो, जब आप चेक इशू करोगे, जब आप चेक इशू करोगे तो कैश बुक के अंदर चेंजेस हो गए होंगे। आपने चेक काटा तो कैश बुक का बैलेंस आपने क्या कर दिया होगा, गिरा दिया होगा। तो मतलब उसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस क्या है, नीचे यहां पे चल रहा है। अब मैंने आपको क्या समझाया कि जो बैलेंस आपको दिया हुआ है ना, उसको भी आप कैश बुक की तरह बना दोगे, मतलब जो बैलेंस नहीं दिया हुआ है वैसा बना दोगे। अब यहाँ पे आप तो यहीं पे खड़े रह गए, यहाँ का बैलेंस तो गिर चुका है, तो आप क्या करोगे कि आपको भी ऐसा ही बनना है, तो आप इसका बैलेंस भी गिरा लोगे। गिरा लोगे मतलब इसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। आई बात समझोगे, माइनस करोगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपका ये गुड बैलेंस दिया हुआ है तो आपको माइनस करना है। तो आपको आपके इस लॉजिक के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वैसा ही कर देना है। अगर गुड बैलेंस होगा तो जो आया वैसा ही कर दो, माइनस कर दो। बट अगर आपका बैड बैलेंस दिया हुआ है तो जो रिजल्ट आया उसका अपोजिट कर दो। यहां पर क्या है, ये माइनस आया, हम इसको क्या करेंगे, ऐड में करेंगे, तो ये आपका ऐड हो जाएगा 1000। ठीक है इतना, चलो अब दूसरा वाला देख लेते हैं। एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट अमाउंटेड टू ₹500। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, अनक्रेडिटेड क्रेडिटेड डिपॉजिट का मतलब है कि आपने चेक तो लगा दिया है लेकिन वो अभी बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि यहाँ पे बैलेंस था, जैसे ही आपके पास चेक आया होगा आपने इसका बैलेंस बढ़ा लिया होगा, यहाँ पे पहुंच गए होंगे, लेकिन ये बैलेंस यहीं रह गया तो इसको आप भी बढ़ा लोगे। रिजल्ट क्या आया, प्लस, लेकिन बैड बैलेंस चल रहा है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ये हो जाएगा माइनस कितना है, 500। आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये 800, है ना। कौन सा बैलेंस ये होगा, ये कैश बुक का बैलेंस है आपका, कैश बुक बैलेंस, और वो भी कौन सा, क्रेडिट बैलेंस, है ना। इसका डेबिट तो इसका क्रेडिट बैलेंस। कितना, ₹8000। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। बाकी आपको इतना, अगर आप थोड़ा इसमें कठिनाई लग रही है, हालांकि थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, एक बार में नहीं आएगा। आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आ जाएंगी। नहीं समझ में आ रही तो आप जो टेक्निक अपना रहे हो बीआरएस के लिए वैसा भी कर सकते हो, याद करने वाली भी कर सकते हो। मुझे खुद पर्सनली वो चीजें याद नहीं होती है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं इस ट्रिक से क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रॉबिन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑफ ₹2800 and check issued but not presented by supplier of ₹2500. His bank balance as per cash book is ₹15,000. Balance as per passbook statement is, तो आपको बैलेंस एज पर दिया हुआ है क्या, बुक कितना, 15,000। और जब भी आपको बैलेंस दिया हुआ हो और कुछ ना दिया हो तो आप हमेशा क्या मानोगे कि गुड बैलेंस है, अच्छा वाला ही चल रहा है। मतलब ये कैश बुक का क्या, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। अब मैंने आपको क्या बताया, जो बैलेंस दिया है हमें उसमें चेंजेस करने हैं, जो बैलेंस नहीं दिया हमें उसके जैसा बनना है ना। यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हम कैश बुक के हिसाब से चेंजेस करेंगे।
ये बैलेंस चल रहा है, अब पढ़ लो। पहला था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹2800। आपने चेक डिपॉजिट किया बट अभी तक वो बैंक के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ है। अब ये बैलेंस चल रहा था। जैसे ही आपने बैंक के अंदर चेक लगाया होगा तो कैश बुक के अंदर तो बैंक कॉलम को आपने बढ़ा लिया होगा, ये ऊपर चला गया, बट ये तो नीचे ही है, हमें इसके जैसा बनना है ना, तो हम इसको भी क्या करेंगे, गिरा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और गुड बैलेंस है तो जो रिजल्ट आया वही कर देंगे, मतलब माइनस क्या करोगे आप, 2800। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस पता करना है हमें किसे ऐड करना है और किसे लेस करना है। नेक्स्ट है इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय सप्लायर। फिर से देखो, ये बैलेंस चल रहा था आपका। आपने चेक इशू किया बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, आपने अपने यहाँ से चेक काटा तो आप अपने यहाँ बैंक कॉलम का बैलेंस क्या करोगे, गिरा लोगे, यहाँ आ गया। लेकिन पासबुक में तो चेक अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस यही है, तो आप भी क्या करोगे, वैसा ही बन जाओगे, मतलब क्या करोगे, ऐड कर लोगे। तो ये हो जाएगा प्लस 2500। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 14700। अब एक चीज और ध्यान रखना, एमसीक्यू में आपको टाइम भी बचाना है। तो जहां पर दो चीजें आपको, दो कॉमन पॉइंट जनरली मिलते हैं, एक होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, और एक होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो देखो ये दोनों हमेशा अपोजिट चलते हैं। तो अगर एक चीज आपको पता चल गई, सपोज आपको पता चल गया चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड का पता चल गया कि आइए हमको ऐड करना है, तो अगर आपको फिर उसी क्वेश्चन के अंदर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है तो उसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में था चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड, माइनस हो गया ना, तो दूसरा वाला आपका जो है 100% क्या होगा, आपका प्लस ही होगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वाला प्लस होगा। तो आपको अगर एक का पता चल गया है, चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड का पता चल गया है, तो चेक चेक सॉरी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड का अगर पता चल गया है, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, है ना। तो आपको फिर उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा आपका 14700, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, if balance in the bank statement shows ₹5000 debit and there are deposits of ₹800 not yet credited and unpresented check totaling ₹500, the balance in the cash book should be। अब देखो, बैंक के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है, का बैलेंस दिया है 5000, और ये डेबिट बैलेंस है, मतलब कि ये कौन सा बैलेंस हो गया आपका, बैड बैलेंस हो गया, है ना। अब आपको मैंने क्या बोला, जो बैलेंस दिया हुआ है उसमें चेंजेस करना है, जो नहीं दिया हुआ उसके हिसाब से चेंजेस करना है। ये आपका चल रहा है। क्या हुआ यहाँ पर, देयर आर डिपॉजिट ऑफ ₹800 बट नॉट एट क्रेडिटेड है, ठीक है। अब जैसे ही चेक डिपॉजिट हुआ होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, है ना। तो पासबुक का बैलेंस तो यही है, तो इसको भी हम कैश बुक जैसा बना लेंगे। रिजल्ट क्या आया, प्लस, बट हम करेंगे क्या, माइनस, क्योंकि ये क्या है, बैड बैलेंस है। तो ये हम माइनस कर देंगे कितना, 800। और दूसरा अनप्रेजेंटेड चेक है, तो एक का हमें माइनस पता चल गया, तो दूसरा प्लस ही होने वाला है, 500, है ना। तो ये हो जाएगा 4700, आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चल, और ये डेबिट बैलेंस था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, following information of ABC Limited is given on 31st March 2021. Bank balance as per the passbook is ₹10,000. Dividend of ₹2,000 was collected by the bank but was entered in the cash book as ₹200. What is the cash book bank balance? तो देखो हुआ क्या, बैलेंस दिया कौन सा है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, 10,000 दिया है। गुड बैड की बात नहीं दी हुई है तो आप गुड ही मानोगे, गुड मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। पासबुक के सॉरी पासबुक दिया है तो पासबुक के अंदर चेंजेस करेंगे कैश बुक के हिसाब से। तो है 10,000 रुपए का डिविडेंड था, सॉरी 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 2,000 का डिविडेंड था, जिसे हमने बट वॉज इंटर्ड इन कैश बुक एज 200। कैश बुक में हमने क्या किया, 200 रुपए ही इंटर्ड किए, मतलब 1,800 रुपए की गलती हुई है। अब हुआ क्या, तो बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, 1,800 से बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि हमने यहाँ तो सही इंटर किया था।
लेकिन कैश बुक का बैलेंस तो क्या है, नीचे ही गिरा ही हुआ है ना, क्योंकि यहाँ 200 एंटर किया था, तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। रिजल्ट क्या आया, -1800। निकाल लो, क्योंकि गुड बैलेंस है तो हमें अपोजिट करने की जरूरत नहीं है, ये क्या आ जाएगा 8200। सही आंसर क्या होगा आपका, डी, 82। ठीक है, नेक्स्ट। बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक इज। कैश बुक क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। तो देखो, अगर आपका कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब आपको कैश बुक में चेंजेस करने हैं पासबुक के हिसाब से। ये बैलेंस चल रहा है, ठीक है ना। बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, जैसे ही बैंक डेबिट करेगा बैंक चार्ज, तो उसने बैलेंस गिरा दिया होगा, है ना। अब आप क्या करोगे, आपको तो पासबुक जैसा बनना है, तो आप भी क्या करोगे, बैलेंस गिराओगे, मतलब माइनस करोगे। तो ये रिजल्ट क्या आया, सब्ट्रैक्टेड डी। जिसको याद है वो तुरंत कर देगा, नहीं याद है तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। एंड बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। पासबुक है स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक, हमें पासबुक में चेंजेस करना है, ये बैलेंस चल रहा है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, हमें तो कैश बुक जैसा बनना है, बैलेंस को गिरा देंगे, कर देंगे। इसका रिजल्ट क्या आया, सब्ट्रैक्टेड। Cash book shows rupees 1000 as overdrawn. When a bank statement is received, it was identified that one of debtors has deposited rupees 400 into the account, and bank charges of rupees 20 had been debited to the account. Bank statement balances. तो देखो, कैश बुक का बैलेंस आपको दिया हुआ है 1000 रुपए, हमें कैश बुक के अंदर चेंजेस करना है एज पर पासबुक। ये बैलेंस चल रहा है, 400 रुपए कस्टमर ने डिपॉजिट किए, तो बैलेंस पासबुक का बढ़ गया होगा, हमारा तो यही है कैश बुक में, तो इसका बैलेंस भी बढ़ा लेंगे, हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। गुड, अच्छा सॉरी, ओवरड्रान चल रहा है, मतलब ये बैड बैलेंस है। रिजल्ट क्या आया, प्लस, लेकिन हम करेंगे क्या, माइनस। माइनस कितना, 400। नेक्स्ट है 20 रुपीज बैंक चार्जेस के हैं, बैंक चार्जेस बैंक ने काटा, तो बैलेंस गिरा दिया होगा, हम भी माइनस करेंगे, नीचे आएंगे माइनस, बट क्योंकि बैड बैलेंस है तो हम करेंगे क्या, +20 रुपीज, है ना। 620। तो आपका सही बैलेंस क्या हो जाएगा, डी, 620 डेबिट बैलेंस। एसेट अकाउंट शोज अ बैलेंस, एसेट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट नन ऑफ द अबव। तो जनरली आपके जो एसेट अकाउंट होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, विच आइटम इज शोन एज डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, कैश इन हैंड, रेंट आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर, ओवरड्राफ्ट। तो ये सब आपकी लाइबिलिटीज हैं। तो लाइबिलिटीज का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये तो क्रेडिट साइड में शो होंगी। कैश इन हैंड एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, जितने हमारे लेजर अकाउंट्स होते हैं उन सबके बैलेंस को हम ले जाकर के ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, डेबिट बैलेंस को डेबिट के साइड में और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में। तो इसके अंदर सारे अकाउंट जाते हैं, ऑल अकाउंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑल अकाउंट, सभी खाते तलपट के अंदर हस्तांतरित किए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, अंतिम खाते तैयार करने के लिए सही सीक्वेंस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले लेजर के अकाउंट्स का बैलेंस निकाला जाता है, मतलब फोर्थ होगा सबसे पहले, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज, सॉरी 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 सॉरी, सबसे पहले आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं, फिर आपका बैलेंस निकाला जाता है, मतलब थर्ड और फोर्थ। फिर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल, फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और फिर आपका फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो ये सीक्वेंस होगा थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। ये कौन सा है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, डी।
इस सीक्वेंस में आपके फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, है ना। आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो, देन आपको लेजर्स के बैलेंस निकालते हो, फिर उन लेजर के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके जाते हो, और ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाते हो, फाइनल अकाउंट बनाते हो। When closing stock is included in trial balance, it is to be recorded only in the, अगर आपको जनरली जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा, बट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को डाल दिया गया है, इसका मतलब उस क्लोजिंग स्टॉक को आपके परचेस में से एडजस्ट कर दिया गया है ना। इसीलिए जनरली फिर देखोगे आपको क्या लिखा रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा रहेगा, है ना। इसका मतलब कि उसको परचेस में से रिड्यूस कर दिया गया है। तो इस केसेस में उस क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं ले जाते हैं, बल्कि कहां ले जाते हैं, केवल बैलेंस शीट के अंदर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कौन सी ऐसी गलती है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। 500 परचेस्ड ऑन कैश, एक्सपेंसेस अकाउंट वाज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ परचेस अकाउंट। तो हुआ क्या है, आपने गुड्स परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया। तो ये इस एरर की वजह से आपका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि कोई अकाउंट डेबिट होना चाहिए था बट गलती से दूसरा अकाउंट डेबिट हो गया। तो एक्चुअली 500 रुपए से डेबिट तो हो रहा है अकाउंट, है ना, मतलब डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर रहेगा, बट अकाउंट गलत है। तो चूंकि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर है, तो ये एरर आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिखती कौन सी एरर है, अगर किसी एरर की वजह से आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिसमैच हो जाए, तो ही वो एरर आपके ट्रायल बैलेंस में शो होगी, रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे चूंकि डेबिट और क्रेडिट के टोटल में फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों में 500-500 रुपए ही जा रहे हैं, जस्ट अकाउंट की हेडिंग गलत हो रही है, परचेस की जगह एक्सपेंस में जा रहा है वो। तो इस केस में आपका ये एरर आपकी ट्रायल बैलेंस से शो नहीं होगी, और यही हमें पता करना था। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। हालांकि हम एक बार बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। सेल्स बुक कैरी फॉरवर्ड ₹2200 इंस्टेड ऑफ 2000। तो देखो 2000 की जगह सेल्स बुक में 2200 रुपए कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। इसका मतलब इस वजह से आपका जो सेल्स अकाउंट है वो गलत हो जाएगा 200 रुपए से। और जैसे ही आपका सेल्स अकाउंट गलत होगा 200 रुपए से, और यही सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो क्रेडिट साइड का आपका जो टोटल है वो 200 रुपए से मिसमैच हो जाएगा। तो ये एरर आपकी ट्रायल बैलेंस में शो होगी। परचेस रिटर्न बुक फॉर दिसंबर वाज ओवरकास्टेड बाय ₹200। परचेस रिटर्न बुक में 200 रुपए से ओवरकास्ट हो गई है, ज्यादा टोटल लग गया है। परचेस रिटर्न बुक का आपने टोटल गलत लगाया, तो इसकी वजह से परचेस रिटर्न अकाउंट गलत होगा। परचेस रिटर्न अकाउंट गलत हो जाएगा तो ट्रायल बैलेंस भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों एरर तो आपकी ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बट आपकी पहली वाली एरर ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, if outstanding is appearing in the trial balance of a company while preparing final account, wages outstanding should appear in। तो देखो, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, इसका एडजस्टमेंट होगा कि आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर या इनकम स्टेटमेंट के अंदर वेजेस में जाकर के आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और इसको बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी साइड शो किया जाएगा। मतलब ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों जगह रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, सी, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस बता भी देता हूं होता क्या है, वो वेजेस जो आपकी ड्यू हो चुकी है, जो इसी साल से रिलेटेड है, बट अभी तक जिसका आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है, वो आपका होता है क्या, आउटस्टैंडिंग। फॉलोइंग एरर्स विल नॉट बी डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में कौन सी एरर डिस्क्लोज नहीं होती है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल होती क्या है, जब आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं आ रहे हैं, अकाउंटिंग ठीक से नहीं आ रही है, वो वाली अगर आप गलती कर देते हो, मतलब कि आपने को डेबिट करना था, कोई एक अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, कोई दूसरा अकाउंट, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा तो आपको फर्नीचर डेबिट करना चाहिए था, गलती से आपने परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया। डेबिट तो आप कर रहे हो बट गलत अकाउंट को डेबिट कर दे रहे हो, है ना। मशीनरी से रिलेटेड रिलेटेड आपने सपोज करिए मशीन आप खरीद के ला रहे हो और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कर रहे हो, लेकिन इंस्टॉलेशन एक्सपेंस चूंकि आपको मशीनरी अकाउंट में ऐड करना चाहिए, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था,
बट आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया। तो ये क्या है, आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें आप डेबिट तो करते हो या क्रेडिट तो करते हो, बट गलत अकाउंट को कर देते हो। तो ये एरर की वजह से डेबिट और क्रेडिट के टोटल में फर्क नहीं पड़ता है, इस वजह से ये एरर आपकी ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होती है ना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ कमीशन मतलब गणितीय शुद्धियां, आपने टोटल गलत लगाया, कैरी फॉरवर्ड गलत कर रहे हो, तो ये गलतियां आपकी जनरली ट्रायल बैलेंस में शो हो जाती हैं। एरर ऑफ फाइंडिंग बैलेंस, आप बैलेंसिंग ही लेजर के गलत कर रहे हो, तो ये एरर भी आपकी ट्रायल बैलेंस में शो हो जाती है ना। आप गलत बैलेंस निकालोगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट मिसमैच हो ही जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तलपट किसके आधार पर बनाया जाता है, तो खाता बही यानी लेजर के आधार पर बनाया जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, खाता बही या लेजर। ठीक है ना। पहले आप जर्नल करते हो, जो आपकी क्या है प्राइमरी बुक होती है, फिर आप लेजर बनाते हो, लेजर को हम और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट या मुख्य बही। और लेजर के बाद आप क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या बनाते हो, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस चेक, ट्रायल बैलेंस किस चीज को चेक करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इक्वालिटी ऑफ ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज, ऑल टाइप ऑफ एरर, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नहीं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को ही बताता है कि गणितीय रूप से आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो या लेजर आपके सही है या नहीं। तो यहां से आपको क्या पता चलती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो ये था आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये प्रैक्टिस सीरीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे, मैं बाकी टॉपिक भी आपको लेकर के यहाँ पर आऊंगा।